नमस्कार। हाल ही में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 इवेंट हुआ। हाँ। ये स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने का एक अहम पड़ाव था। हाँ, बिल्कुल। 10 साल एक लंबा सफर है स्किलिंग के क्षेत्र में। सही। तो आज हम इस इवेंट से निकली जो खास घोषणाएं हैं, जो पहले हैं, उन पे थोड़ी नजर डालेंगे। जरूर। देखना होगा कि भविष्य के लिए क्या दिशा तय हो रही है। हाँ, मतलब मकसद यही समझना है कि भारत अपने युवाओं को, अपने फ्यूचर वर्कफोर्स को कैसे तैयार कर रहा है। खासकर जब दुनिया भर में इतना कंपटीशन है और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस इवेंट की कुछ कवरेज है, कुछ लेख हैं, तो चलिए जरा देखते हैं इनमें क्या खास निकल कर आता है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन वो लगातार सुधर रहा है। हाँ, ये बात तो है, काफी सुधार आया है। 2011 में हम 39वें पायदान पर थे और 2024 में 13वें पर। ये एक बड़ा बदलाव दिखाता है। बहुत बड़ा। और अब आगे की तैयारी भी जोरों पर है। हाँ, अब तैयारी है शंघाई में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स 2026 की, जहां करीब 60 स्किल्स में भाग लेने की योजना है। और वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 भी है, उसमें भी 20 से ज्यादा स्किल्स। सही। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंडिया स्किल्स 2025-26 प्रतियोगिता के लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो स्किल इंडिया डिजिटल हब पर लॉन्च हो गया है। तो युवा अब रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ, 20 या 25 साल तक के युवा वो सितंबर के अंत तक इसमें हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है युवाओं के लिए, लेकिन ये सिर्फ प्रतियोगिताएं जीतने की बात नहीं है, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टैलेंट को पहचानने और उसे क्या कहते हैं तराशने का एक सिस्टमैटिक तरीका अपना रहा है। सही कहा। एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं को दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है इससे। हाँ, और इसी पूरे स्किलिंग सिस्टम को, इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे ये कौशल वर्ष पोर्टल, ये स्किलिंग से जुड़ी जितनी भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं ना, जैसे संस्थानों को मान्यता देना या मूल्यांकन एजेंसियों को रेगुलेट करना और ट्रेनिंग का NSQF मानकों के हिसाब से होना। अच्छा, तो सब कुछ एक जगह। हाँ, उसके लिए एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा है, एक यूनिफाइड इंटरफेस। ये तो बहुत अच्छा कदम है। इससे चीजें आसान होंगी और पारदर्शिता भी आएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ शायद मूल्यांकन एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइंस 2025 भी आई हैं। हाँ, वो भी है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजना बनाना, और RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग पर भी जोर है। RPL तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इससे उन कारीगरों को फायदा होता है जिनके पास हुनर तो है पर कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये सारे चीजें सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। सही है। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी हैं। अच्छा, कुछ अनोखी कोशिशें भी देखने को मिली। हाँ, जैसे कि सर्विस सेतु, ये एक वॉलंटियर आधारित पहल है। ये युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए तैयार करती हैं। अच्छा, किस तरह की तैयारी? इसमें भाषा और वहाँ के कल्चर की ट्रेनिंग दी जाती है। और खास बात यह है कि ये उनकी अपनी भाषा में होती है। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, जैसे बिहार में हिंदी से जर्मन सिखा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु से जर्मन, ताकि भाषा की बाधा न रहे। बहुत बढ़िया सोच है। बिल्कुल। और एक और कहानी है निस्बुट ट्रेनिंग की। निस्बुट राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। हाँ, वही। सारा नाम की एक इंजीनियर थी, उन्होंने सोलर एनर्जी स्टार्टअप शुरू किया, निस्बुट से ट्रेनिंग ली और उसके बाद उनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ तक पहुंच गया। वाह, ये दिखाता है कि सही दिशा और स्किल मिलने से कितना फर्क पड़ सकता है। उद्यमिता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सही बात है। वैसे ये तो हुई देश के अंदर की बातें, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी कुछ तालमेल बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक MOU साइन हुआ है। अच्छा, किस बारे में? ये स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में सहयोग के लिए है। इसमें कोर्स बनाने से लेके ट्रेनर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप तक काफी कुछ शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, AI तो आप हर जगह है। स्किलिंग में इसका क्या रोल है? इसके लिए स्किलिंग फॉर AI रेडिनेस यानी SOAR नाम की एक बड़ी पहल लॉन्च हुई है। SOAR, अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्कूल के बच्चों में क्लास 6 से 12 तक AI को लेकर जागरूकता और
बुनियादी समझ पैदा करना। स्कूल के बच्चों में ये तो बहुत अच्छी बात है। और शिक्षकों के लिए? हाँ, शिक्षकों को भी एआई लिटरेट बनाना इसका हिस्सा है। बहुत जरूरी। तो इसके लिए कोई खास कोर्स वगैरह है? हाँ, छात्रों के लिए 3 मॉड्यूल हैं, एआई टू बी अवेयर, एआई टू एक्वायर और एआई टू एस्पायर। हर मॉड्यूल करीब 15 घंटे का है। अवेयर, एक्वायर, एस्पायर, अच्छा फ्रेमवर्क है। और शिक्षकों के लिए? शिक्षकों के लिए भी एक 45 घंटे का मॉड्यूल है, एआई फॉर एजुकेटर्स। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं। इसमें एआई की बेसिक बातें, जनरेटिव एआई तो है ही, लेकिन साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, एथिकल एआई के पहलू। अच्छा, एथिक्स पर भी जोर है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और साइबर सुरक्षा और भविष्य में एआई से जुड़े करियर क्या हो सकते हैं, ये सब भी शामिल है। मतलब फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाने पर नहीं, बल्कि उसके जिम्मेदार इस्तेमाल और इनोवेशन पर भी है। ये बहुत अच्छा अप्रोच है। बिल्कुल, और इसे नई शिक्षा नीति NEP 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF से भी जोड़ा गया है। अच्छा, क्रेडिट्स भी मिलेंगे। हाँ, ये कोर्स ऑनलाइन है, सेल्फ पेस्ड है, मतलब अपनी रफ्तार से किए जा सकते हैं और इनके क्रेडिट भी मिलेंगे। स्कूल छात्रों को 0.5 क्रेडिट और शिक्षकों को 1.5 क्रेडिट। वो वाह, तो ये तो NEP के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी एक उदाहरण हो गया। सही। तो इसका असली मतलब क्या है जमीनी स्तर पर, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका महत्व काफी गहरा है। ये कोशिश है डिजिटल डिवाइड को कम करने की और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए बहुत पहले से तैयार करने की। सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर बनाने की। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ एआई के यूजर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एआई का क्रिएटर और इनोवेटर बनाना है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोच में। हाँ, और मंत्रियों ने इस मौके पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी जोर दिया। मतलब सरकार के सभी विभाग, शिक्षा, कौशल उद्योग, सब मिलकर काम करें। हाँ, और ये तालमेल दिखा भी। IITs, NITs जैसे संस्थानों के साथ MOUs हुए हैं। और इंडस्ट्री से भी? हाँ, इंडस्ट्री से भी, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अपोलो मेडिस्किल्स, SLN टेक्नोलॉजीज, ICICI फाउंडेशन, इन सब के साथ MOU साइन हुए। तो मतलब अकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सब साथ आ रहे? बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो संदेश साफ है, भारत बहुत सक्रिय रूप से एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने में जुटा है। हाँ, और पारंपरिक स्किल्स के साथ एआई जैसी नई तकनीकों को जोड़ा जा रहा है। और इसकी शुरुआत स्कूल स्तर से ही हो रही है, जो कि सबसे अहम बात है शायद। बिल्कुल। ये सारी कोशिशें भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब स्कूली स्तर पर ही एआई की समझ इतनी बढ़ जाएगी, तो इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर पर ही पड़ेगा, या फिर जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, जैसे मान लीजिए सुनार का काम है या किसानी है, उन पर कैसे पड़ेगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और क्या इससे हमारी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उसमें भी कोई बदलाव आएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसका असर शायद हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा हो सकता है।